हेलो स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका, इंटेंसिटी जो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की वजह से स्क्रीन के ऊपर कहाँ कहाँ पर कितनी मिलेगी, उसको अब हम आज समझाने की कोशिश करेंगे। इंटेंसिटी को दिखाने के लिए याद कीजिएगा हमने क्या किया था। ए से लेकर बी तक हमारी जो स्लिट थी उसको हमने एन नंबर ऑफ स्लिट्स में डिवाइड कर लिया था। 1 और 2 ये नज़र आ रहे होंगे, बड़े छोटे छोटे से मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो ये देखिएगा, 1 और 2, ये जो आपके पास 1 से लाइट जा रही है, फिर आपकी 2 से लाइट जा रही है। ये जो दो रेस जा रही है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है डेल्टा एक्स का, और जो एंगल का डिफरेंस है वो है डेल्टा फाई का। तो आपको पता है आपके पास ये जो पहुंच रही है ना, ये जो जा रही है, ये और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब ये जो हमारे पॉइंट्स हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर और कुछ नहीं पहुँच रहा, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पहुँच रही है। तो हमने हमारी कैलकुलेशंस किसकी फॉर्म में रख ली हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रख ली हैं। तो ए से पहुंच गई इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा ई, 2 से पहुंच गई इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा ई, 3 से पहुंच गई डेल्टा ई। तो हमने मान लिया कि हर पॉइंट से हर ये छोटी छोटी जो खिड़कियां हैं, विंडो हैं, जो पार्ट्स हैं, वो हर पार्ट जो है वो कितने का कंट्रीब्यूट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर? डेल्टा ई का। तो इट मीन्स इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीचिंग फ्रॉम ईच पोर्शन टू द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर पहुंच रहा है। अब अगर हमें पाथ डिफरेंस पता हो, मुझे पता है 1 और 2 के बीच में पाथ का डिफरेंस जो है, लेंथ का डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स, तो आप बड़ी इजीली फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देयर इज़ द रिलेशन इन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा फाई। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा पाथ डिफरेंस, जानते हैं आप इसको। तो ये फेज डिफरेंस है आपका डेल्टा फाई। कब? जब पाथ डिफरेंस कितने का था हमारा? डेल्टा एक्स इंटू में साइन थीटा का था। और थीटा आप जानते हैं ये था आपका एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट जो है, प्रॉपर्टी तो लाइट की थी सीधे जाने की, लेकिन एजेस से लाइट क्या कर जाती है? बेंड हो जाती है डिफ्रैक्शन फिनोमिना की वजह से। तो यहाँ देखिएगा, लेट वेवलेट्स अराइविंग एट पी थीटा ऑल हैव सेम एम्पलीट्यूड, ये हम पहले ही कंसीडर कर चुके। पी थीटा पर ये जितनी भी आ रही हैं वेव्स, एन वेव्स आ रही हैं, सबका एम्पलीट्यूड आपने कितना मान लिया? डेल्टा ई कंसीडर कर लिया। लेकिन हर एक में एक चीज़ है, हर पार्ट तो आपको एंगल कितने का ऐड करना पड़ेगा? डेल्टा फाई का। तो फर्स्ट से सेकंड पे जब जाओगे तो एक एंगल जो है एक्स्ट्रा डेल्टा फाई का हमें ऐड करना पड़ेगा। To find E theta, that is resultant wave, at P theta we have to add delta E by phasors। अब ये delta E by phasors का मतलब क्या है? आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कोस वेव से दिखा सकते हैं, कोसाइन फंक्शन से दिखा सकते हैं। अगले वाली में कोसाइन फंक्शन में एक फेज एंगल डेल्टा फाई का ऐड कर दीजिएगा, अगली वाली में फिर आप 2 फाई का ऐड कर दीजिए, अगले वाले में 3 फाई का ऐड कर दीजिएगा। तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, E1 E2 E3, जो सारे के सारे पी थीटा पर पहुंच रहे हैं, इनको हमने नाम दे दिया, इन वेक्टर्स को हमने नाम दे दिया है फेजर्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंपोनेंट्स हैं जो ए बी स्लिट में आपने ये जो कंपोनेंट्स लिए थे, ये जो आपने पार्ट्स कर दिए थे, हर पार्ट यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर पहुँचा रहा है पी थीटा के ऊपर, और ई थीटा, इन सारे पार्ट्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर ई थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, फॉर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर आपने थीटा को ज़ीरो कर दिया तो सोचिए, अगर हमने थीटा को ज़ीरो कर दिया तो लाइट तो सारी की सारी जो है हमारी, याद कीजिएगा यहाँ पर आपने वो रख रखा था कन्वेक्स लेंस, तो सारी की सारी जो लाइट है वो कहाँ पहुँच गई थी? पी नोट के ऊपर पहुँच गई थी। इट मीन्स, और पी नोट पे याद कीजिएगा मैक्सिमा मिला था। इसका मतलब ये है कि ये वेव अगर क्रस्ट पहुँचा रही है तो ये वाली भी क्रस्ट पहुँचा रही है, ये वाली भी क्रस्ट पहुँचा रही है, ये वाली भी क्रस्ट पहुँचा रही है, यानी कैन वेव जा रही है तो सारी की सारी क्रस्ट पहुँचा रही है। इसका मतलब ये सारी की सारी किस में है? फेज के अंदर है। तो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए पॉइंट पी नोट, दैट इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बिटवीन वेवलेट्स इज ज़ीरो, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस है ही नहीं, तभी तो सारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही हैं।
ऑल वेवलेट्स अराइव इन फेज एट पी नोट पे सारी की सारी फेज में आ रही है। तो आपके पास पहली का क्रस्ट पहुंच रहा है तो दूसरी का भी पहुंच रहा है, तीसरी का भी पहुंच रहा है, चौथी का भी पहुंच रहा है, तभी तो आपको बीच में सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर मिल गया। Because there is zero phase difference between the wavelets, there is zero angle between each pair of adjacent phasors. इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3, E4 थी वो सारी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ये दिखा सकते हैं ये गई E1, ये गई E2, ये गई E3। लेकिन यहाँ पर तो इनके बीच में एंगल कितने का होना चाहिए? ज़ीरो का। अगर ज़ीरो का है तो E1 इधर जाएगी तो E2 भी इधर जाएगी और E3 भी इधर जाएगी। तो हम इन सारे छोटे छोटे जो एन पार्ट्स हमने किए थे उन एन पार्ट्स को क्या हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि ये पहला पार्ट पहले वाले छोटे से होल से आ गया, पहले पार्ट से आ गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, टोटल कितना हो गया? En हो गया। अब देखिए सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो सीधा ऐड कर दीजिए। और ये किस जब कब की बात कर रहे हैं हम ये तब की बात कर रहे हैं, ये कब थे सीधे सारे सारे वेक्टर पे? जब थीटा इज इक्वल टू 0 था, जब आप मिडल ऑफ द स्क्रीन कोई पॉइंट P की बात कर रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रे लास्ट रे सारी की सारी कहाँ पहुँच रही हैं? स्क्रीन के मिड पे पी नोट पे पहुँच रही हैं। तो सब को ऐड कर दोगे तो टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है एम्पलीट्यूड मिलेगा? ये ई एन था, सॉरी डेल्टा ई था, प्लस में फिर डेल्टा ई, 2 डेल्टा ई, फिर प्लस में डेल्टा ई, 3 डेल्टा ई, तो टोटल कितने हैं? एन है, तो टोटल कितना मिल गया आपको? एन डेल्टा ई। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो पी नोट है, पी नोट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल पहुँचेगी ना वो एन टाइम्स ऑफ डेल्टा ई पहुँचेगी, यानी कि मैक्सिमम पहुँचेगी, इसलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया? ई एम। तो ये आपकी ई एम जो है मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी कहाँ पहुँच रही है? सेंटर के ऊपर पहुँच रही है जहाँ पर आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिली थी। तो अब यहाँ जो है हम इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमने ये तो दिखा दिया सीधी सीधी लाइन में है तो सेंटर पे पहुँच रहे हैं सारे के सारे, और इस वजह से सारे एम्पलीट्यूड ऐड हो गए। तो बाकी आपके पी पॉइंट से ऊपर भी तो लाइट गई है, पी पॉइंट से नीचे भी तो लाइट गई है, तो इन पॉइंट्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? पी नोट को तो हमने बता दिया सीधी सारी लाइन में पहुंच गई, सीधे वेक्टर सारे ऐड हो गई, तो इसलिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, ई एम हो गया। लेकिन पी नोट से जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं किसी पॉइंट पी थीटा के ऊपर, तो आपको फिर यहाँ पर या तो डार्कनेस मिलती है या ब्राइटनेस मिली है। तो इस पॉइंट के लिए हम कैसे सेटिस्फाई करें, कैसे बताएंगे इस वेक्टर एडिशन को? तो एम्पलीट्यूड ई थीटा of the net wave at P naught is the vector sum of these phasors. It gives the greatest value for its amplitude, और एम्पलीट्यूड आपके पास हो गया टोटल मैक्सिमम ई एम, और ये इसको हम ई थीटा ही तो है ये ई एम, लेकिन ये थीटा कब है? ई थीटा कब है? जब थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0। तो ये हम सेंट्रल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। अब क्या कीजिए, अब थोड़ा सा डिफ्रैक्शन करवा दीजिए। अगर हमने डिफ्रैक्शन करवा दिया तो क्या होगा? थीटा एंगल से आपका डिफ्रैक्ट हो गया फॉर स्मॉल एंगल थीटा टू द सेंट्रल एक्सिस। तो हमारी जो लाइट है अब वो क्या कर रही है? वो कुछ इस तरह से आ रही है। ये आपके पास एक्सिस थी, सेंट्रल एक्सिस मान लीजिए, तो अब की बार लाइट सीधा ना जाके क्या कर रही है? इस तरह से आपकी लाइट जा रही है, एंगल कितने का बना रही है? थीटा का बना रही है। तो हमने ठीक ये कंसीडर कर लिया है। तो अगर एंगल थीटा का बना रही है तो अब टेढ़ी टेढ़ी लाइनें जाएंगी, तो कोई छोटा रास्ता लेगी, कोई बड़ा रास्ता लेगी, तो अब तो फेज़ एंगल उनके बीच का जो है वो 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E1, अगली E2, तो E1 और E2 के बीच में फेज़ एंगल कितने का है? डेल्टा फाई का है। तो हर बार कोस ओमेगा टी में डेल्टा फाई ऐड कर देंगे, तो फिर अगली बार 2 डेल्टा फाई, अगली बार 3 डेल्टा फाई, इस तरह से हमें E1, E2, E3 की वैल्यू मिलती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कंपोनेंट्स जो पी थीटा के ऊपर पहुंच रही हैं। फेजर्स आर अरेंज, यानी कि वेक्टर्स कह दीजिए, आर अरेंज हेड टू टेल
अगेन ई थीटा इज ए वेक्टर सम, ई थीटा तो है टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्क्रीन पे पहुंच रही है, तो वो वेक्टर सम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी ऐड करोगे तो वेक्टर सम ही करना पड़ेगा आपको। स्मॉलर देन ई एम, अब ये देखिए ई थीटा अब की बार ई एम से कम आएगा। ई एम तो याद कीजिए सेंटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सेंटर के बाद इस ब्राइटनेस के बाद आपको इतनी ब्राइटनेस कभी भी नहीं मिलेगी। ई थीटा इज, ई थीटा जो है हमारा वो ई एम से छोटा है। क्यों छोटा है वो आपको पता ही है। ये हमारी स्क्रीन थी, स्क्रीन पे सीधे सीधे सारे जो आपके वेक्टर कंपोनेंट थे, फेज़र थे, वो पहुंच गए थे और मैक्सिमम इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें यहाँ मिल गई थी। लेकिन जब थीटा फाई एंगल का हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन कर दिया था, यानी कि फेज़र एंगल कर दिया था, तो ये सारे के सारे कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ पहुँच गए थे। टोटल रिजल्टेंट हमें मिल गया था यहाँ पर। तो आप ये देखिए जब सीधे सीधे पहुँचेंगे वेक्टर्स तो जो टोटल होगा वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर्ड उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस हो। तो आप जानते हैं कि ई थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा ही कम होगी, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा ही ब्राइट होता है साइड वाले मैक्सिमा से। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ लेस देन पी नॉट, तो ये हमारा पी नॉट था और ये हमारा क्या हो गया, पी वन कह दीजिए या पी टू कह दीजिए। तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो भी मैक्सिमा हमें मिलने वाला है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एंगल बनाती जा रही है, ई वन फाई एंगल ऐड कर दिया, ई टू फाई एंगल ऐड कर दिया, ई थ्री, इस तरह से हमें मिलते जा रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट है वो हमें क्या मिलेगा, पी वन के ऊपर कम मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, इस एंगल को यहाँ मान लीजिएगा ये एंगल हमारा फाई बन रहा था, उसके बाद फिर ये एंगल हमारा फाई बन रहा था, उसके बाद फिर हमारा ये एंगल फाई बन रहा था और यहाँ ये थीटा पे पहुँच गए थे। अब इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। सोचिएगा कि अगर आपने इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये आर्क बढ़ने वाली है ना। आपने थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ कर दिया आपके एंगल ऑफ डेविएशन को या एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन को, तो हमारा जो इंक्रीज्ड थीटा है वो क्या करेगा, फर्दर इंक्रीजेस। जो फेजर कर्ल्स हैं वो कंप्लीटली राउंड हो जाएंगे, सो दैट हेड ऑफ द लास्ट फेजर रीचेस जस्ट टू द टेल ऑफ द फर्स्ट फेजर। तो हमने क्या किया, हमने इस एंगल को इतना बढ़ा दिया कि ये जो आपका यहाँ से हेड था, ये टेल थी, आखिरी जो फेज़र था वो यहाँ तक पहुँच गया। तो एंगल को बढ़ा दीजिए, एंगल बढ़ा देंगे तो ये कर्व हमारा बढ़ने वाला है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अब इन पूरे इस सारे का रिजल्टेंट बताइए, तो आप जानते हैं टोटल रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। अगर ज़ीरो के इक्वल आ गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पहुँच रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो पहुंच रही है। तो इसका मतलब स्क्रीन के ऊपर हमें क्या मिल रही है, इंटेंसिटी ज़ीरो मिल रही है। मिनिमा की कंडीशन यानी कि डार्कनेस की कंडीशन इस लेवल के ऊपर आकर हमें मिल जाएगी। अब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दीजिए, एंगल इतना बढ़ा दीजिए कि घूम घूम के ये यहाँ तक आ जाए आपका फेज़र। तो सोचिए स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी और आखिरी में यहाँ पर आ गया, तो रिजल्टेंट तो ये लेंगे ना हम। तो कुछ इस तरह से कीजिएगा। तो हम लास्ट वाले को अगर डिस्कस करें कि वो आपका जो था हेड था वो टेल को अप्रोच कर गया था, फर्स्ट वाली को, तो मीन्स इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज ज़ीरो, द फर्स्ट एंड द लास्ट फेजर हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि आप ये देखिए फर्स्ट वाला ऐसे आ रहा है और सेकेंड वाला ऐसे आ रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। means there is a path length difference from slit is equal to 1 wavelength। तो एक वेवलेंथ का फ़र्क आ जाएगा और एक वेवलेंथ का फ़र्क का मतलब क्या हो गया, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द डार्कनेस इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के केस में ये आपकी डार्कनेस की कंडीशन है। एंगल हमने क्या किया, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया है। थोड़ा इंक्रीज करने से डेल्टा फाई बिटवीन द फेजर्स इंक्रीजेज, और हुआ क्या, लेट द फेजर बिगिंस टू रैप बैक ऑन इटसेल्फ। तो देखिए हमने क्या किया था, हम सीधे लाइन से चले थे, एंगल बढ़ा दिया तो हम टेढ़ी लाइन पे पहुंच गए, यानी कि इस पे पहुंच गए। फिर हम एंगल और बढ़ाने से हम सर्कल के ऊपर आ गए थे। इस तरह से हमने एंगल और बढ़ा दिया है। किसके बीच में बढ़ा रहे हैं आप एंगल, आप एंगल इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बीच में ही बढ़ा रहे हैं लगातार, इस एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं आप। तो एंगल बढ़ाते बढ़ाते हम कुछ इस तरह से ले आए
कि आपके पास ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट के ऊपर पहुंच रहे थे वो आपके रोल करते करते यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, पूरा एक चक्कर मार के और फिर आपके यहाँ आ गए हैं। तो ई थीटा फ्रॉम ज़ीरो नाउ इंक्रीजेज अंटिल इट रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको देखिए यहाँ पर फिर क्या मिल जाएगी, ब्राइटनेस मिल जाएगी। तो फर्स्ट साइड मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, या जिसको आप फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा भी कह रहे हैं। तो फेजर डायग्राम्स से भी आप क्या कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं कब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है और कब आपको मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो अगर आप हर बार देखें तो आपने देखी कहाँ से स्टार्टिंग की थी, आपने कुछ इस तरह का काम किया, सब एक लाइन में थे। और एक लाइन में कब थे, जब आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर पहुँच रहे थे तब थे वो एक लाइन में। एंगल सबके बीच में कितने का था, 0 का था। इट मीन्स वो जो आपने लेंस लगाया था और स्लिट से जो आपकी रेज आ रही थी, दैट इज़ द केस, उन ये सारी की सारी आपकी यहाँ पर मिल गई थी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एंगल क्या कर गया है, डेविएट कर गया है। और थोड़े से एंगल का डेविएशन मान लीजिए यहाँ मिल रहा है, मिल रही हैं सारी की सारी। तो इसमें हमने ये मान लिया था कि फाइव वन स्मॉल सा एंगल डेविएशन है। ये जो फाइव वन वाला काम था वो हमने यहाँ कर दिया था। तो यहाँ पर भी हमें ब्राइटनेस मिल गई थी, लेकिन अगर हम देखें इस ब्राइटनेस के कंपैरिजन में ये जो हमें ब्राइटनेस मिली है ये कम मिली है। तो सेंट्रल मैक्सिमा इज़ ऑलवेज ब्राइटर, क्यों, क्योंकि फाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना कुछ फाई की वैल्यू आएगी। तो जो रिजल्टेंट है, एक तो आप सीधा रिजल्टेंट देखेंगे तो ये वेक्टर बड़ा आएगा, और एक आप ये देखें तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका छोटा आएगा। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा एक पॉइंट और ऊपर बढ़ा दीजिए। ये ऊपर बढ़ने का मतलब क्या है, ऊपर बढ़ने का मतलब ये एंगल बढ़ा दीजिए। ये जो रेज आ रही हैं अब आपकी ये सारी यहाँ मिलने वाली हैं, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन आपने फाइव वन से कितना कर दिया, 5 2 कर दिया है। तो 5 2 कर दिया तो अब क्या हुआ, टोटल पूरा चक्कर मार गई हैं, कर्ल कर गई हैं। तो यहाँ पर आपको इंटेंसिटी कितने मिलने वाली है, 0। तो इस पॉइंट पर मुझे डार्कनेस मिलने वाली है। उसके बाद एंगल और बढ़ा दीजिए, एंगल और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से आपकी लाइंस जाएंगी इस लेंस में से। तो यहाँ पर एंगल बढ़ाने से ये आपका पूरा जो है सर्कल तो बन ही चुका था। एंगल बढ़ा देंगे तो सर्कल को रैप करना स्टार्ट कर देगा। ये करते करते यहाँ पहुँच गए आप। और आप जहाँ देख रहे हैं ना, अगर आप सीधे जाते तो इंटेंसिटी ज़्यादा थी, कम एंगल होता तो इंटेंसिटी इतनी हो गई थी। अब देख रहे हैं इंटेंसिटी कम हो गई है, ये जो लेंथ है ये कम हो गई है। तो यहाँ पर फिर मुझे मैक्सिमम ब्राइटनेस तो मिल जाएगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू P1 ये जो P2 की ब्राइटनेस है वो कम मिलेगी। तो फेजर डायग्राम से आप इस तरह से इंटेंसिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ यू आर गोइंग टू गेट द डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस, ये आप समझा सकते हैं।